हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टीफन एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज का हम वीडियो लेकर आए हैं बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर वालों के लिए, जिनका सब्जेक्ट है पेस्ट ऑफ क्रॉप एंड स्टोर्ड ग्रेन एंड देयर मैनेजमेंट का। तो इसके बारे में हम आप लोगों से चर्चा करेंगे और इसके कई वीडियो मैं आप लोगों को बना चुका हूँ, मतलब 2 वीडियो आप इसके बन चुके हैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड। उनको अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। चलिए वीडियो में बताते हैं कि रोडेंट्स के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। रोडेंट्स मतलब कृंतक जो होते हैं, मतलब जो हमारे अनाज को कतरते हैं या जो कुतरने वाले जितने भी जीव होते हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और हमारे कोर्स में इससे रिलेटेड ज़रूर एक क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए आप लोगों से इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसमें सबसे पहले बताया गया रोडेंट्स मतलब कृंतक जो होते हैं, मतलब जो अनाज को कुतरते हैं या जो हमारे स्टोरेज होते हैं उनमें जो कुतरने के लिए जो इसमें यूज स्टोरेज जो हॉल होते हैं उनमें जो लग जाते हैं, बोरे काट देते हैं या दानों को काट देते हैं, तो ये सब होते हैं रोडेंट्स। रोडेंट मतलब होता है टू ग्नो, मतलब कुतरना, मतलब इसका अर्थ क्या होता है, कुतरने वाले जीव। इसमें जो कुतरने वाले जीव होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो इसमें आती है माइस, रैट और स्क्वेरल, रैबिट एंड परक्यूपाइन एंड ग्यूनिया, पिग एंड हैमस्टर। इतने सारे जो जीव हैं जो आप लोगों को मैंने बताए हुए हैं, ये सारे जो आते हैं ये आप लोगों के किस में आते हैं, रोडेंट्स में आते हैं। तो इसमें यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, स्तनधारियों में 40% रोडेंट्स पाए जाते हैं। जो स्तनधारी जीव होते हैं उनमें लगभग 40% जो जीव होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, रोडेंट्स पाए जाते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ रोडेंट्स, मतलब क्लासिफिकेशन रोडेंट्स का जो क्लासिफिकेशन है वो बताइए। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रोडेंट्स के जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसका किंगडम जो है वो क्या है, एनिमिलिया है। फाइलम है जो कोर्डाटा है। क्लास है जो मेमेलिया है। ऑर्डर है जो रोडेंटिया है। और फैमिली है जो म्यूरेडी है। और सुपर फैमिली इसकी आती है म्यूरेनी एंड जेरबेलियनी एंड गेसेटियनी एंड माइरियोटियनी। तो इतनी सारी इसकी जो होती हैं ये सुपर फैमिली, और ये इसका पूरा क्लासिफिकेशन है जो मैंने आप लोगों को अभी बताया हुआ है। तो ये आप लोग ज़रूर देख कर जाइए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसलिए मैंने आप लोगों को इस टॉपिक पर वीडियो बनाना उचित समझा, ठीक है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है रैट के बारे में बात कर लेते हैं। तो रैट में क्या क्या होता है और कैसे कैसे इसका जो लाइफ साइकिल होती है वो कैसे होती है और ये कैसे वर्क करता है। इसमें सबसे पहले दिया गया है कि रैट फाउंड इन 16 टीथ, मतलब रैट में क्या होता है, चूहे में होता है जो 16 दांत पाए जाते हैं। 16 दांत पाए जाते हैं, और वो कैसे कैसे पाए जाते हैं 16 दांत। तो अरेंजमेंट जो इनका होता है वो होता है, अरेंजमेंट जो इनका दिया जाता है 2+6 का होता है जी, अपर में होता है, मतलब 2+6 में अपर होता है। और इंसाइजर जो दांत होते हैं इसके 2+6 लोअर होते हैं। तो इस प्रकार से इसके 6+2 और 6+2 मतलब इसके लगभग इसके 16 टीथ हो जाते हैं, मतलब 16 दांत इसके हो जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं, एक पॉइंट और दिया गया है कि टीथ ग्रो रेट। इसका जो रैट का मतलब चूहे का जो टीथ ग्रो रेट होता है, दर होती है दांतों की जो बढ़ने की, वो क्या होती है। तो अपर पोर्शन के जो दांत होते हैं वो किस प्रकार से बढ़ते हैं, वो 2.2 mm पर वीक, मतलब एक सप्ताह में 2.2 मिलीमीटर बढ़ते हैं, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं इसमें अपर वाले पोर्शन में कि 0.31 से 0.32 mm पर डे बढ़ते हैं। पर वीक में कितना बढ़ते हैं, 2.2 mm, एंड पर डे कितना बढ़ते हैं, 0.31 टू 0.32 mm पर डे बढ़ते हैं, ठीक है। ये तो हो गई अपर तीत की बात हो गई, ठीक है। ये हो गई किसकी, अपर तीत की बात होगी। इसके बाद लोअर तीत की बात करते हैं। तो लोअर तीत में क्या होता है, 2.2 mm क्या होता है, 2.8 mm पर वीक बढ़ते हैं, और 0.4 mm पर डे के हिसाब से ये बढ़ते हैं, लोअर वाले जो दांत होते हैं ये, ठीक है। और इनका जो एक साल का रेशियो है वो क्या है, 12.5 mm, मतलब 12 mm आप लोग समझ सकते हैं कि कितना हो जाता है। तो 12 mm इसके जो दांत होते हैं वो पर ईयर के हिसाब से बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग और चर्चा करेंगे। तो और में क्या दिया गया है कि इसमें बताया गया है, और अकॉर्डिंग टू श्रीवास्तव 1968, मतलब श्रीवास्तव जो एक थे वैज्ञानिक थे जिन्होंने चूहों पर मतलब काफ़ी सारी अपनी रिसर्च की हुई थी, तो उनके बारे में उन्होंने भी बताया है। 1968 में उन्होंने इसकी मतलब इसके बारे में रिसर्च की हुई थी। तो उन्होंने क्या बताया थी कि भारत में चूहों की संख्या 110, चूहों की लगभग 110 स्पीसीज़ पाई जाती है, मतलब भारत में चूहों की लगभग 110 जातियाँ पाई जाती हैं, 110 जातियाँ पाई जाती हैं। दे आर वेरी एक्टिव एंड कैनिंग, ये क्या होते हैं, बहुत ही सक्रिय और मतलब
जो दांत को कुतरने या नुकसान जो पहुंचाते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होती हैं। ठीक है, अब इनकी जो जातियां हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। स्पीसीज़ ऑफ रैट, स्पीसीज़ ऑफ रैट जो होती हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि स्पीसीज़ ऑफ रैट आप लोगों की एक तो होती है डोमेस्टिक रैट, कॉमन रैट एंड फील्ड रैट। तो ये 3 प्रकार की यहाँ पर रैट बताई गई हैं, मतलब चूहे की जो जातियाँ होती हैं 3 प्रकार में बांटी गई हैं। तो कौन कौन से हैं 3 प्रकार, बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डोमेस्टिक रैट। डोमेस्टिक मतलब घरेलू चूहा। घरेलू चूहा क्या होता है, रेटस रेटस। रेटस रेटस जो होता है ये घरेलू चूहा बोला जाता है और इसे हाउस रैट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरे आती है मस्कुलस। मस्कुलस, तो ये होती है हाउस माउस। हाउस माउस मतलब घरेलू चूहा, इसे भी बोलते हैं। ठीक है, इनमें थोड़ा बहुत अंतर होता है, वो अंतर आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा। ये हो गए हमारे, कितने हो गए, 2 जो हो गए ये डोमेस्टिक रैट मतलब घरेलू चूहे हो गए। इसके बाद आती है बी नंबर। बी नंबर में आता है कॉमन रैट। कॉमन रैट क्या होते हैं, जो सामान्य चूहे होते हैं वो कैसे होते हैं और उनकी क्या मतलब आप लोगों के इसके हिसाब से कौन से इसके जो होते हैं वो इसकी वेराइटी मतलब होती है, स्पीसीज कौन कौन सी होती है। तो इसमें लिखा हुआ है रेटस नॉट बेजाइनस एंड ब्राउन और नेरवेई। ब्राउन एंड नर्वी होते हैं, जो कलर होता है इनका रेड एंड रेटर रेटस होते हैं, एंड फ्रूगीवोरस इन्हें कहा जाता है। रेटस रेटस को इनकी जो प्रजाति होती है वो कौन सी होती है, फ्रूगीवोरस कही जाती है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग फील्ड रैट। फील्ड रैट मतलब जो खेत में या खेतों में जो चूहे पाए जाते हैं उनके बारे में। तो उनके बारे में क्या बताया गया, उनके बारे में उनकी जो जातियाँ लिखी हैं वो कौन कौन सी हैं, बेंडिकोटा बेंगालेंसिस बेंगालेंसिस। तो ये इसकी जाति होती है, किसकी होती है, फील्ड रैट की होती है, मतलब इसका वैज्ञानिक नाम समझ लीजिए या इसकी जाति समझ लीजिए। अब इंडियन जो मेल रैट होता है, भारतीय जो पुरुष चूहा होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये लेंसर बेंडिकॉट रैट होता है। क्या होता है, लेंसर बेंडिकॉट रैट होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग और कुछ बात करते हैं, जो यहाँ पर कई सारी जो जातियाँ दी गई हैं इनके बारे में अभी चर्चा कर लेते हैं। इनकी कुछ स्पीसीज और इनके मतलब इनका जो नाम है, इस साइंटिफिक नेम है, इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये बेंडिकोटा इंडिका जो होती है ये लार्ज बेंडिकोट रैट होती है, मतलब ये लंबा चूहा होता है, लार्ज बेंडिकोट रैट होता है। ठीक है, अब सेकंड नंबर पर आता है नेसोकिया इंडिका, मतलब शॉर्ट टेल मेल रैट होता है। ये क्या होता है, मतलब छोटी पूंछ वाला पुरुष चूहा होता है। कौन सा होता है, नेसोकिया इंडिका होता है। इसके बाद नंबर तीसरे पर बात करते हैं, तो मस प्लेटीथेरिक्स जो नाम का चूहा होता है, ये क्या होता है, ब्राउन स्पाइनी माउस होता है। इसका ब्राउन स्पाइनी माउस होता है, मतलब इसका जो ब्राउन होता है, ब्राउन कलर का होता है, और स्पाइनी माउस मतलब नुकीला इसका मुंह होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पे बात करते हैं, तो ग्यूलोंडा इलियाटी। तो ये होता है इंडियन बस रैट कहा जाता है इसे। नेक्स्ट आता है रेटस मेथाडा, सॉफ्ट फरफाइल्ड रैट होता है, मतलब सॉफ्ट फरफाइल्ड इसमें क्या होता है, सॉफ्ट मतलब कोमल रोएदार चूहा जो होता है उसे रेटस मेथाडा कहा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा बुड मस बुडगुआ, इसे कहा जाता है कॉमन इंडियन फील्ड माउस, मतलब ये सामान्य रूप से जो खेतों में पाया जाता है वो चूहा, इसे कहा जाता है मस बुडगुआ। इसके बाद आता है मेलर्डियो मेल्टाडा, ये होता है ग्रास रैट, जो कि घास को खाता है या घास में पाया जाता है। ये मेलर्डियो, ये सारी जो प्रजातियां आप लोगों को ये दिखाई गई हैं, ये बताएंगे, ये आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, क्योंकि उसमें पूछा जा सकता है कि इनका वैज्ञानिक नाम क्या होता है और कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं। इस प्रकार से इसी, अगर आप लोगों को दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करते चलिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं इसके बाद यहाँ पर बताया गया हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में। अब इनकी जो मतलब जो हैबिटें होती हैं, आदतें होती हैं, वो कौन कौन सी होती हैं मुख्यतः, जिससे कि इनको पहचाना जा सके कि ये चूहा ही है। तो फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए गए कि मोस्टली नॉक्टर्नल, कैन नॉट रोम इट, ओमनीवोरस एंड कॉर्निवोरनट एंड कॉनिब्लास्टिक, न्यूफोलिक एंड न्यूफेलिक। तो ये सारी जो थी इनकी हैबिट थी। अब इनकी हैबिट को जरा हम हिंदी में देख लेते हैं। चूहे हर जगह पाए जाते हैं, पर सभी प्रकार के वातावरणीय कारकों के प्रति समायोजन करने की उचित क्षमता होती है। ये बहुत ही चालाक और रॉकी स्वभाव के होते हैं।
राखी स्वभाव के होते हैं। इनके स्वेदी अंग अधिक विकसित होते हैं तथा इनके साथ साथ हियरिंग एंड टच का भी ज्ञान होता है। इनको क्या होता है, मतलब सुनाई बहुत ज़्यादा देता है और इनको छूने का भी बहुत ज़्यादा पता चल जाता है। और ये क्या होते हैं, चालाक स्वभाव के होते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं कि ये किस प्रकार से वर्क करते हैं। तो ये इनके बारे में बताया गया है कि ये सभी प्रकार के खतरों से अपने आप को बचाने का पूरा प्रयास करते हैं। ये हमेशा एक ही रास्ते को चुनते हैं और रास्ते में ग्रेस मार्क पाया जाता है। यदि रास्ते में कोई नई वस्तु आ जाती है तो ये उनका बहुत ही सावधानी से अवलोकन करते हैं। ये रात में बिलों से बाहर निकलते हैं तथा फूड मटेरियल को स्टोर करते हैं। ये क्या होता है, अक्सर रात में मतलब बिलों से अपने से बाहर निकलते हैं और फूड मटेरियल जो इनके खाने योग्य पदार्थ होते हैं उनको स्टोर करते हैं। भोजन की तलाश में मादा से ज़्यादा नर दूरी तक जाते हैं। ये अपने बिलों में 50 से 100 फीट की दूरी तक भोजन की तलाश में चले जाते हैं। ठीक है, कितने चले जाते हैं, लगभग 50 से 100 फीट की दूरी में ये भोजन की तलाश में चले जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम फॉर्मेशन ऑफ बरो। फॉर्मेशन ऑफ बरो क्या होता है, मतलब इनका जो मतलब बिल होता है, बिल को कैसे बनाते हैं ये लोग, और इनके बिल के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं और किस प्रकार से बिल में रहते हैं। तो यहाँ पर जो बिल के बारे में बताया गया है कि भोजन की उपलब्धता के आधार पर ये खेत के बीच में बिल बनाते हैं। मतलब भोजन की उपलब्धता के आधार पर ये खेत के बीचों बीच में क्या करते हैं, अपना बिल बनाते हैं। और बरों में ब्रीडिंग चैम्बर, स्टोरेज चैम्बर मुख्य होते हैं। इनका जो बिल होता है उसमें क्या होता है, एक ब्रीडिंग चैम्बर होता है और स्टोरेज चैम्बर होता है। मतलब ये दो चीज़ें उस बरों में मुख्य रूप से पाई जाती हैं। अब डेप्थ ऑफ बरो, मतलब ये जो बिल होता है इसकी गहराई क्या रहती है, इसकी गहराई के बारे में चर्चा करते हैं। तो 0.3 से 1.5 mm इनकी गहराई रहती है। अब गहराई के बारे में तो पता चल गया, इसका जो डायमीटर होता है पूरा वो कितना होता है। तो डायमीटर के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि 0.03 से लेकर 0.685 मीटर तक इनकी जो होती है डायमीटर पूरा होता है इसका बरो का। ठीक है, लेंथ कितनी होती है, लेंथ के बारे में बताया गया है कि 40 मीटर से अधिक हो सकती है। इसकी लेंथ कितनी होती है, लगभग 40 मीटर होती है। अब इसके बारे में और कुछ पॉइंट यहाँ पर बताए गए हैं कि इनके द्वारा फूड ग्रेन का स्टोरेज बेंडिकाटा बड़े पैमाने पर किया जाता है। इनके द्वारा फूड ग्रेन मतलब जो अनाज होता है, अनाज खाने योग्य जो अनाज होता है स्टोरेज, उनका बेंडिकाटा करते हैं, बड़े पैमाने पर करते हैं। और बिल बनाने का मुख्य उद्देश्य प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्लाइमेटिक कंडीशन, स्टोरेज ऑफ फूड एंड ब्रीडिंग फैसिलिटी। अब इनका जो ब्रीडिंग मतलब जो प्रोटेक्शन होता है, बिल बनाने का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट क्लाइमेटिक कंडीशन, मतलब जो वातावरणीय दशाएं होती हैं उनसे निपटान के लिए, और फूड जो होता है इनका जो भोजन होता है उसको स्टोरेज करने के लिए इनका मुख्य कार्य, बिल बनाने का मुख्य उद्देश्य यही होता है। और ब्रीडिंग फैकल्टी के लिए भी ये इसका बिल बनाते हैं। ठीक है, और मुख्य है इनका बरो नेचुरल एसी होता है। मतलब इनका नेचुरल एसी इसमें लगा हुआ था, बहुत ही ठंडा होता है, मतलब एक तरीके से इसे कहा जा सकता है। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं 0.35 से 5.94 किलोग्राम ग्रेन इनके द्वारा स्टोर किया जाता है। इनके द्वारा आप लोग समझ सकते हैं कि 0.35 से 5.94 किलोग्राम तक अनाज इनके द्वारा स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट जो इसमें टॉपिक बताया गया है, क्या बताया गया, बेसिकली 6 टाइप ऑफ बरो फॉर्मेशन, मतलब 6 तरीके से बरो का निर्माण किया जाता है। इनके बिल का जो निर्माण होता है वो 6 तरीके से होता है। कौन से हैं वो 6 तरीके, उनको भी देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पर बताया गया है कि ब्लाइंड एंड शॉर्ट विद सिंगल ओपनिंग। ब्लाइंड एंड शॉर्ट मतलब यहाँ पर अंधेरा रहता है, और शॉर्ट मतलब छोटा भी होता है। विद सिंगल ओपनिंग मतलब एक ही इसमें द्वार होता है जहाँ से ये घुसते हैं। ठीक है, एक तो ये प्रकार हो गया। नेक्स्ट आता है दूसरे नंबर में क्या बताया कि ब्लाइंड एंड लॉन्ग। अब अंधेरे और लंबा होता है, मतलब ये सिंगल ओपनिंग वाला ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये थोड़ा लंबा बनाया जाता है। नेक्स्ट आता है तीसरे नंबर पर बात करते हैं, तो नेक्स्ट में क्या है, ब्लाइंड एंड कैमीफीड। ब्लाइंड एंड कैमीफीड टाइप का जो होता है इसका बरो फॉर्मेशन किया जाता है। नंबर 4 पर बात करते हैं यू टाइप होता है विद सिंगल ओपनिंग। अब इसमें क्या होता है, सिंगल ओपनिंग में यू टाइप के आकार का बनाया जाता है। नंबर 5 में बात करेंगे रेनफेड मैक्सिमम ओपनिंग। रेनफेड मैक्सिमम ओपनिंग क्या होती है कि इसमें जो होती है मैक्सिमम ओपनिंग होती है, मतलब अधिक से अधिक इसमें निकलने की जगह रहती है। रेनफेड होता है जो कि मतलब जैसे कि जो बरसात वाले स्थान होते हैं वहाँ पर ये बनाते हैं चूहे। इसके बाद आता है 6 नंबर पर इंटर कम्युनिकेबल मतलब इंटर कम्युनिकेबल, इसमें एक साथ कई सारे चूहे घुस सकते हैं। इस प्रकार का एक भी बिल ये लोग तैयार करते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम इनके खान पान के बारे में। तो ये किस प्रकार का खान पान पसंद करते हैं और किस प्रकार का, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं।
इसके बारे में यहाँ पर बताया गया कि फूड एंड नेचुरल ऑफ डिमांड, फूड एंड नेचर ऑफ डिमांड, मतलब इनका फूड जो होता है वो मतलब कैसा होता है प्रकृति के अनुसार। तो वैसे बात करते हैं तो वैसे सभी प्रकार के भोज्य पदार्थ को खाना पसंद करते हैं, लेकिन ये साफ और स्वच्छ अनाज ज़्यादा पसंद करते हैं। चूहे के द्वारा 20 से 30 ग्राम जो भोजन होता है, फूड होता है, ये ग्रहण कर जाते हैं। कितना? 20 से 30 ग्राम कर जाते हैं। ये अपने बॉडी वेट का लगभग 10% भाग डेली फूड कंज्यूम करते हैं। मतलब ये 10% भाग अपने बॉडी वेट के अनुसार 10% भाग खा जाते हैं। ठीक है। इनके द्वारा चावल, इनके द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा राइस, चावल जो होता है 44.5%, गेहूँ जो होता है 2.7 से 21.5%, और ग्राउंडनट मतलब मूंगफली 2.9 से 7.3%, कोकोनट जो होता है 4.5 से 5.5%, एंड कोकोआ 3.0 से 5.02%, एंड शुगर कैन गन्ना जो होता है 2.5%। तो इनके द्वारा जो इतने सारे जो मैंने अभी आप लोगों को प्रोडक्ट गिनाए हुए हैं, मतलब ये फूड गिनाए हुए हैं, इनको इतने इतने % से ये खाते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे डिसअपियर्ड बाय रैट, मतलब डिसअपियर्ड बाय रैट, इसमें जो होते हैं कुछ मतलब इसमें जो बीमारियां होती हैं या कुछ तरीके की जो डिजीज़ होती हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें बताया गया है कि अप्रॉक्सीमेट 32 डिजीज़ ऑफ मैन एंड अदर एनिमल आर ट्रांसमिटेड बाय रैट। इसमें क्या होता है, 32 ऐसी बीमारियां हैं जो आदमी में मतलब चूहों में आदमी के चूहों के द्वारा आदमी में ट्रांसमिटेड हो जाती हैं। अब कौन कौन सी होती हैं जो चूहों के द्वारा हो जाती हैं, जिनमें से नंबर 1 पर आती है ब्यूबोनिक ब्यूबोनिक प्लेग आती है। नेक्स्ट सेकंड नंबर पर आती है टाइफस फीवर, इन्फेक्टस जेंडिस, टाइफस फीवर इन्फेक्टस जेंडिस आती है। नंबर 3 पर आती है रेड बाइट फीवर, चूहे के खाने से जो बुखार आता है वो हो जाता है। ठीक है। नंबर 4 पर आती है फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है। इसके बाद आती है इसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो लाइफ हिस्ट्री के बारे में यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, इसके बारे में देख लेते हैं। रोडेंट्स आर लाइक ब्रीडिंग मशीन्स, रोडेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक ब्रीडिंग मशीन की तरीके होते हैं, मतलब इनमें प्रजनन क्षमता जो होती है बहुत अधिक पाई जाती है। अब लाइफ स्पैन जो होती है वो कितनी होती है, मतलब 1 से 3 साल होती है लाइफ स्पैन। एज ऑफ प्यूबर्टी कितनी होती है, मतलब इनके जो एज ऑफ प्यूबर्टी होती है वो 6 से 16 सप्ताह होती है। इसके बाद बात करते हैं ओवेस्ट्रस साइकिल, मतलब इनका जो ओवेस्ट्रस साइकिल होता है, मतलब प्रजनन दिन होते हैं, जो मेटिंग पीरियड होता है वो कितना होता है, 3 से 7 दिनों का होता है। अगला आता है ड्यूरेशन ऑफ हीट ड्यूरेशन, जो इनका ताप वाला जो समय होता है, तापक्रम जो समय होता है वो 9 से 24 घंटे होता है, 9 घंटे से 24 घंटे होता है। ठीक है। मैटिंग हैबिट जो होती है प्रोमीसियस होती है, मतलब मैनी प्रकार से होती है, कई तरीके से होती है। और ब्रीडिंग पोटेंशियल जो होता है वो 800 से 150 पेयर पर ईयर, मतलब 1 पेयर एंड 4500 रैट। ठीक है। इस हिसाब से इनका जो होता है ब्रीडिंग पोटेंशियल बनाया गया है, जो बताया गया है, इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। इसके बाद बात कर लेते हैं इंटीग्रेटेड रेट मैनेजमेंट, मतलब इनका जो रेट मैनेजमेंट होता है अब ये किस प्रकार से हम लोग करेंगे, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं। इसमें बताया गया कि ईटीएल वैल्यू कितनी होती है, तो ये होती है 25 जो होते हैं लाइव बरो पर ईयर। ये क्या होते हैं, मतलब जो ईटीएल वैल्यू इनकी जो होती है वो 25, मतलब जो 25 होते हैं लाइव बरो, मतलब जो जिंदा इनके जो बिल होते हैं वो पर ईयर लगभग उस हिसाब से ये मर जाते हैं। इसके बाद आता है कि नहीं जाते हैं, सॉरी, ये बढ़ावा करते हैं। रोडेंट इन्फेक्शन जो होता है, चूहों का पता लगाना होता है, सिमुलेशन होता है, एग्जीक्यूशन मतलब रेट प्रूफिंग होता है कि इनका एग्जीक्यूट करना है कि ये हैं कि नहीं है रेट। इसके बाद आता है नंबर 4 पर आता है पॉपुलेशन रिडक्शन, तो पॉपुलेशन रिडक्शन आदि इन सब बारे में देखते हैं। ठीक है। इसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पे हम लोग देखते हैं कि इसमें जो होते हैं ये कई प्रकार से होते हैं, जो अभी मैंने बताया था रोडेंट से होते हैं। अब इसमें आता है नंबर 1 पर आता है ट्रैपिंग प्रोग्राम मतलब इनके लिए जो जाल बिछाया जाता है उसे कहते हैं ट्रैपिंग प्रोग्राम। बी नंबर पर आता है बैटिंग प्रोग्राम, मतलब जो जहरीला चारा इनको दिया जाता है वो होता है बैटिंग प्रोग्राम।
नंबर सी में आता है प्रीडेक्शन प्रोग्राम, मतलब परभक्षी को रखना, मतलब किसी ऐसे परभक्षी को रखना होता है जो कि इसमें क्या होता है, परभक्षी को रखा जाता है कि इसमें प्रीडेटिंग प्रोग्राम बना रहता है, परभक्षी जो होता है वो इन चूहों को खा सके, जैसे कि खेत में या घर में भी इनको रख सकते हैं। जैसे कई सारे पक्षी जो होते हैं वो इनको क्या करते हैं, इनको खाते हैं। नेक्स्ट नंबर पर आता है कल्चरल प्रैक्टिसेस, कल्चरल प्रैक्टिसेस के द्वारा भी इनको ख़त्म किया जा सकता है। 6 नंबर पर आता है बायोलॉजिकल कंट्रोल, बायोलॉजिकल कंट्रोल के द्वारा भी इनको हम रोक सकते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं रोडेंट इंस्पेक्शन की। रोडेंट इंस्पेक्शन जो होता है वो अभी आप लोगों को बताया हुआ था कि इनका जो निरीक्षण करना होता है वो रोडेंट इंस्पेक्शन कहलाता है। तो ए नंबर में क्या होता है, ड्रॉपिंग, मतलब कुछ मिस तथा रास्ता साफ, मतलब इनके रास्ते में कुछ अगर मिस कर दिया गया हो या हटा दिया गया हो या फिर रास्ता ज़्यादा साफ कर दिया गया हो तो इनको शक हो जाता है, ये होता है ड्रॉपिंग। नंबर सेकेंड पर आती है ग्रोइंग डैमेज। ग्रोइंग डैमेज क्या होती है, तो ये होती है बरो रनवेज एंड ग्रासेस मार्क जो होते हैं, इनके पैरों के निशान होते हैं, यूनी स्ट्रेंस होते हैं, डेड बॉडी साउंड्स एंड स्मेल कलर, स्मेल कलर जो होते हैं ये सारे आते हैं ग्रोइंग डैमेज, ये सब ग्रोइंग डैमेज इनको पता चल जाते हैं। अब इसके बाद सेकेंड नंबर पर आता है वो आता है सिमुलेशन। सिमुलेशन क्या होता है, साफ़ सफाई करना होता है, साफ़ सफाई करना होता है। इसके बाद आता है नंबर थर्ड पर आता है एक्सक्लूजन, मतलब रेड प्रूफिंग, मतलब ये चूहा है वहाँ पर या नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि कोकोनट ट्रीज़ में ज़मीन से 25 मीटर ऊपर तथा 18 इंच की थिन स्टीपी मेटल सीट जमा देते हैं और कैन मेटर भी लगा देते हैं। इसके नीचे क्या होता है, इन कैन मेटर को लगा दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, पॉपुलेशन, नंबर 4 पर आती है हमारी पॉपुलेशन रिडक्शन। और पॉपुलेशन रिडक्शन में क्या होता है, ट्रैपिंग प्रोग्राम होता है। नंबर ए पर क्या होता है, ट्रैपिंग प्रोग्राम होता है। इसके बाद आता है नंबर ए पर आता है हमारा ट्रैपिंग प्रोग्राम। ट्रैपिंग प्रोग्राम में हम लोग क्या करते हैं, इसमें तो केज ट्रैप लगाया जाता है, दूसरा नंबर आता है वुडन ट्रैप लगाया जाता है और बम्बू ट्रैप लगाया जाता है, नंबर सेप ट्रैप लगाया जाता है एंड एडनेसिव ट्रैप भी लगाया जाता है, जिसका प्रयोग करते हैं किसको, चूहों को पकड़ने के लिए इनका किया जाता है, ठीक है। इसके बाद एक और होता है चूहों के, इनके कंट्रोल के लिए क्या किया जाता है, पॉइजनिंग बैटिंग। पॉइजनिंग बैटिंग मतलब इनको जहरीला चारा कुछ दिया जाता है जिससे इनकी मृत्यु हो जाती है। अब जहरीली चारे में क्या क्या करते हैं, इसमें फ्यूमिगेंट्स, द मोस्ट इफेक्टिव ऑफ फ्यूमिगेंट्स आर CaCN HCN गैस, मतलब हाइड्रोसाइनाइड गैस 10 से 20 ग्राम पर बरो, मतलब एक उसमें क्या होता है, फ्यूमिगेशन कर देते हैं, किससे करते हैं, हाइड्रोसाइनाइड गैस से। क्या होते हैं, एक बिल में 10 से 20 ग्राम के हिसाब से इसमें क्या कर देते हैं, फ्यूमिगेशन कर देते हैं हाइड्रोसाइनाइड गैस का, जिससे इनकी पॉइजन बैटिंग करा दी जाती है। और क्या होता है, CO2 CO EDB MB एंड एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, जिसे कि सल्फास कहते हैं, स्लीपिंग रूम में इस्तेमाल नहीं की जाती। ये सब क्या होते हैं, इनको जब पॉइजन बैटिंग की जाती है तो इन सब चीज़ों को स्लीपिंग रूम, मतलब जहाँ हम लोग लेटते हैं वहाँ पर स्लीपिंग रूम में इन सब चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसका, CO2 CO EDB MB एंड एल्यूमिनियम फॉस्फाइड, जिससे कि सल्फास कहते हैं, इन सब चीज़ों का हमें यूज नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों ये आप लोगों का कंप्लीट हो गया, मतलब रोडेंट्स का आप लोगों का यहाँ से एक भी क्वेश्चन अब नहीं छूटने वाला है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।